हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है क्लास 12th के प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे और प्रश्नावली 4.2 के सवालों को जो है हल करना है। इससे पहले जो है इसकी सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न में कहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। बात समझेगा। इसका जो है फैलाव नहीं करना है। सारणी के गुणधर्म जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके इस सारणी को हल करना है कि इस सारणी का मान जो है 0 आएगा। सारणी का मान कब 0 होगा? जब कोई दो पंक्ति के अवयव आपस में बराबर हो या जब किसी दो स्तंभ के अवयव आपस में बराबर हो तो सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। दूसरा कंडीशन, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के एक अवयव, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? 0। दो तो कंडीशन ऐसे ही हम लोग जानते हैं, तो दो में से कोई भी अप्लाई कर देते हैं। बात समझ गया। एक बार बताओ, x y z है, a b और c है, x प्लस a है, y प्लस b है, z प्लस c है। इसमें दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाते तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सारणी का मान क्या आएगा? 0 आएगा। इसको बराबर करने का बहुत सारे तरीके हैं। यदि a को हम इसमें लाकर जोड़ देते हैं तो x प्लस a हो जाएगा, y प्लस b हो जाएगा, z प्लस c हो जाएगा। ये बताओ, x प्लस a है, y प्लस b है, z प्लस c है, दो मान बराबर हो जाएंगे ना। या C1 को जो है लाकर C2 में यदि जोड़ देते हैं तो भी x प्लस a होगा, y प्लस b हो जाएगा, z प्लस c हो जाएगा। या हम C2 को जो है C3 में से घटा देंगे। यदि a, b और c को इसमें घटा देंगे तो a, b, c खत्म हो जाएगा, बचेगा x, y, z और पहला में भी x, y, z। तो हम कह सकते हैं कि यदि सारणी के दो कॉलम बराबर हैं इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। बात समझेंगे। तो जो मन में आए वो कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी तरीकों में से जो है हम एक तरीका अप्लाई कर लेंगे और यह तरीका हम अप्लाई करेंगे कि C3 में हम C3 में किसको घटाएंगे हो? C3 में हम C2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। C3 में C2 को घटा रहे हैं, मतलब ये हमारा C3 है, इसमें C2 को हम ले चल कर क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं और कुछ करना नहीं है। ये बन जाएगा x, y और z या a, b और c C3 में घटाना है और किसको घटाना है? C2 को। a को ले चलकर इसमें घटा देंगे तो एक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? x। b को ले चलकर घटाएंगे तो b खत्म हो जाएगा, y। और c को इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा? z बराबर 0। अब हम ये कह सकते हैं कि इस सारणी के दो कॉलम जो है आपस में बराबर हैं, अर्थात यह सारणी का मान क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझेगा। इन दोनों को देखकर ही कह देंगे कि C1 जो है बराबर है किसके? C2 के, इसलिए हाँ C3 के, सॉरी C1 जो है बराबर है किसके? C3 के। तो हम कह देंगे कि सारणी का मान क्या आएगा? 0। अर्थात हम कह सकते हैं 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। दिस प्रूव्ड। यही जो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। भाई दो कॉलम बराबर हो गए इसलिए इस सारणी का मान क्या आएगा? 0 आएगा। काम खत्म हो गया। ये तो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c। यह हमारा सवाल है और इसको सिद्ध करना है कि ये बेचारे 0 आएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो दो नियम जानते हैं। यदि जो है कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए या कोई दो पंक्ति आपस में बराबर हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। बात समझ में गया। या एक और नियम जानते हैं 0 का, कि यदि कोई भी पंक्ति 0 हो जाए, सब एक पंक्ति, कोई भी एक पंक्ति के सभी अवयव 0 0 हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0। या कोई कॉलम का मान जो है 0 0 हो जाए तो उस पूरे अवयव का मान क्या हो जाएगा? 0। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन सबको एक ही में जोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब b से b खत्म, c से c खत्म और a से a खत्म। आ जाएगा आंसर 0 ना। R1, R2 और R3 को क्या कर देने पर? जोड़ने पर। मतलब जो हम काम कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, हम तीनों को जो है क्या कर दे रहे हैं? जोड़कर
R1 में लिख दे रहे हैं, काम खत्म। R1 में जो है सबको जोड़ रहे हैं, R1 में जो है इसको उठाकर इसमें जोड़ रहे हैं, फिर इसको भी उठाकर इसमें जोड़ दे रहे हैं। सबको एक साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो देखो इन तीनों को आपस में जोड़ो तो B से B खत्म हो जाएगा, C से C खत्म हो जाएगा और A से A खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 0। फिर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 0। पहला पंक्ति सब क्या आ जाएगा, 0 0। आगे देखो नीचे बचा B माइनस C, ये बचा हमारा C माइनस A, यहाँ बचा C माइनस A और A माइनस B, A माइनस B और B माइनस C। और हम जानते हैं कि यदि कोई भी पंक्ति क्या सभी अवयव यदि 0 0 है तो इस पूरे सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। R1 का मान 0 है ना, इसलिए ये पूरे सारणी का मान जो है 0 होगा, अर्थात 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS, दिस प्रूफ। अच्छा, ये तो हम गुणधर्म से लिख दिए कि भाई सारणी का मान जो है कोई भी एक पंक्ति 0 है तो उस पूरे सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। LHS बराबर RHS, दिस प्रूफ। ये जो है हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस बात को देख लो। बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। 2 3 और 5 या 7 8 और 9, यह हमारा है 65 75 और जो है 86। अच्छा, इसको जो है ना विस्तार कर दोगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि भाई विस्तार नहीं करना है, सारणी के नियम का प्रयोग करके घटाना जोड़ना है। सारणी के नियम से जो है इसको हल करना है, सारणी के गुणधर्म से जो है इसको हल करके 0 सिद्ध करना है, विस्तार करके करना नहीं है। तब इस सवाल को कैसे करेंगे, इस बात को समझो। हमने लास्ट वाला जो है गुणधर्म ये बताया था कि किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति में गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पंक्ति में हम जिससे मन करे उससे गुणा कर देंगे और इसमें ले चलकर जोड़ देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझा गया। लेकिन हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तभी जब हमको फायदा हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम जो है घटाते हुए चलेंगे। बात समझा गया। अब ये बताओ, इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन इसको घटाएंगे तो 7 नहीं बचेगा, तो हम 0 सिद्ध कर रहे हैं। तो 0 सिद्ध करने का क्या मतलब है, 0 सिद्ध करने का अर्थ है कि 2 पंक्ति या 2 कॉलम कोई बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि उसका मान क्या होगा, 0। एक बात बताओ, 7 में 9 से गुणा कर देंगे तो 7 9 63 होगा, घटाएंगे 65 में से तो बचेगा क्या, 2 आ गया। इसमें जो है भाई जब 9 से गुणा करेंगे तो सब में करेंगे ना, एक में नहीं करेंगे। 8 9 72 और 75 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 और 9 9 81, 86 में से 81 घटाएंगे क्या बचेगा, 5। अर्थात हम जो परिवर्तन कर रहे हैं वो C3 में कर रहे हैं और C3 में से C2 को घटा रहे हैं, लेकिन C2 में 9 से गुणा करके। जो परिवर्तन कर रहे हैं C3 में ही ना कर रहे हैं, लेकिन C2 को घटा रहे हैं, लेकिन C2 को घटा रहे हैं तभी 9 से गुणा करके, सिर्फ एक बार नहीं घटा रहे हैं। इस C2 में जो है 9 से हम गुणा कर ले रहे हैं, उसके बाद से जो है C3 में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ऐसा करने से हमको फायदा मिल रहा है इसीलिए कर रहे हैं, अन्यथा किए नहीं होते। बात समझेगा। और किसी में भी तुम सब करके देख सकते हो कि किसी में और तो नहीं ना आ रहा है। बात समझ में आ गया। इस तरीके से जो है सवालों को जो है हल करना है। हल करो, या तो 2 3 5, जो परिवर्तन होने वाला है वो C3 में होगा और किसी में नहीं, और बाकी सब सेम टू सेम होंगे। ऐसा नहीं कि 9 से इसमें गुणा करके लिख देना है, नहीं, 9 से गुणा करके लिखना नहीं है, 9 से गुणा करके इसमें घटाना है बस। देखो ये 7 या 8 और 9, 9 7 63 घटाएंगे, बताओ क्या बचेगा, 65 में से 63 घटाएंगे 2, 9 8 72, 75 में से 72 घटाएंगे क्या बचेगा, 3, और 9 9 81 या 86 में से 81 घटाएंगे क्या बचेगा, 5। क्या सारणी के 2 कॉलम आपस में बराबर हो गए। हम कह सकते हैं C1 जो है बराबर है C3 के, और यही नियम कहता है कि यदि जो है किसी भी सारणी के कोई 2 पंक्ति आपस में बराबर हो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उस पूरे सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। भाई C1 C3 के बराबर हो गया, अर्थात इस सारणी का मान क्या होगा, 0। तो 0 बराबर 0, अर्थात LHS बराबर RHS, दिस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो गया।
तो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है, इसको जो है देखना है। 1 1 1, फिर दिया है BC, फिर दिया है CA मतलब AC, और फिर दिया है AB। आगे देखो क्या दिया है, A कोष्टक में B प्लस C, फिर दिया है B कोष्टक में C प्लस A, फिर दिया है कोष्टक में C कोष्टक में A प्लस B। यह जो है सवाल है, काम खत्म है और कुछ है नहीं। चलो पहले तो कोष्टक को खोलकर छोटा बनाते हैं और छोटा बनाकर तब इसके बारे में सोचते हैं। 1 1 1, हाँ इक्वल टू जो है 0 जो है क्या करना है, सिद्ध करना है ना। यह जो हो जाएगा BC, यह हो जाएगा CA और यह हो जाएगा AB। देखो कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है कि हम कॉमन लेंगे, ये बताओ इन तीनों में मिलना चाहिए तभी कॉमन लेंगे ना। कुछ भी नहीं कॉमन है, B है इसमें तो C है, तो इसमें C नहीं है। तीनों में मिलेगा तभी ले पाएंगे, एक में से तो लेंगे नहीं, दो में से लेंगे नहीं। इसका गुणा करोगे बताओ क्या हो जाएगा, AB प्लस AC हो जाएगा। फिर B से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, BC प्लस AB होगा क्या। इसका इसमें गुणा करोगे तो AC प्लस BC, अरे CB कहो चाहे BC कहो। एक बात बताओ मुझे, देखो क्या किस चीज़ की कमी है इस बात को समझो। ये बताओ इसको इसमें जोड़ देंगे तो AB BC और AC हो जाएगा, और जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो AB BC और AC हो जाएगा, हो जाएगा। जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो AB BC और AC हो जाएगा। तीनों कॉमन मिल जाएंगे, तीनों एक बराबर हो जाएंगे। अर्थात इसको जो है लाकर इसमें हम जोड़ेंगे, अर्थात हम किस में जोड़ रहे हैं, C3 में, तो C3 को 2 बार लिख देना है। किसको जोड़ रहे हैं, C2 को, तो C2 को लिख दिए। बात समझ में आया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यह 1 1 और 1, यह BC और यह CA और यह AB। अच्छा इसको मैं थोड़ा सजा कर लिखूँगा, यह AB है तो मैंने AB लिखा, कोई बात नहीं। या AC है तो AC लिख दिया। चलो इसको जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा BC ना, BC लिख दिया। बात समझ आ गया। अब इसी हिसाब से लिखना है, देखो तो इसमें BC है तो BC है तो BC को यहाँ पर लिख दो, प्लस AB है ना तो AB को हम यहाँ पर लिख दिए। लेकिन इसमें जो है जोड़ना भी तो है, C2 को इसको लाकर जोड़ना भी तो है। अभी इसको जब इसमें जोड़े हैं भाई इसको भी तो जोड़ेंगे, तो जो CA है ना इसको हम बिचाव में लिख दे रहे हैं, और CA को हम कहते हैं AC, नहीं कहते हैं, काम खत्म। नीचे वाले में देखो AC है तो AC की सीधाई में लिख दो AC प्लस में है, AC लिखना है। AC की सीधाई में लिख दो AC प्लस में है। BC है तो BC तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ इसको लाकर जोड़ेंगे तो बताओ आगे AB नहीं हो जाएगा, इसलिए लिखे ताकि जो है तीनों क्रम में मिल जाए। ये बताओ AB AC और BC इन तीनों जो है पंक्तियां में है, तो क्या हम इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह जो है थर्ड कॉलम में जो है कॉमन मिलेगा। बात समझा गया। AB प्लस AC प्लस BC, तो हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। और जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा इस बात को देखते हैं। देखो कॉमन ले रहे हैं, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से को मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC ना जी। भाई AB AC प्लस BC चाहे AB BC प्लस AC, बात एक ही है। जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर देखो क्या है BC CA, ये बन जाएगा BC CA, और नीचे क्या बन गया हमारा AB। एक बात बताओ, जब सब कुछ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक ही एक ना बचेगा, 1 1 और 1। क्या यही सिद्ध करना था मुझे। एक बात बताओ, किसी भी सारणी के 2 कॉलम आपस में बराबर हो, उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। या कोई 2 पंक्ति आपस में बराबर होता है, सारणी का मान क्या होता है, 0। भाई पंक्ति तो नहीं बराबर दिख रही है लेकिन कॉलम बराबर दिख रहे हैं कि जो C1 है वो किसके बराबर है, C3 के बराबर है, इसलिए इस पूरे सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 हो जाएगा तो AB प्लस BC प्लस CA चाहे AC गुणे इस पूरे सारणी का मान 0 होगा। तो 0 बराबर 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 बराबर 0। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, दिस प्रूव्ड। बात समझ आ गया। यही जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बात समझ आ गया।
तो इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 4 क्या हो गया, कंप्लीट। हमको देखना है काम बराबर करने के बारे में सोचना है, और बराबर जो है कैसे हो सकता है भाई, इसको घटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बताओ BC को हम इसमें से घटाएंगे कोई कटेगा, कोई नहीं कटेगा। इसको घटाएंगे कोई कटेगा, नहीं कटेगा। इसको घटाएंगे कोई कटेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इन सबको जो है एक साथ जोड़ेंगे तब तो हो सकता है। तो इसको हम इसको जोड़ देंगे तो सब कॉमन मिल जाएगा, और जब कॉमन मिल जाएगा तो जब कॉमन लेंगे तो 1 1 हो जाएगा। पहले से 1 1 है ही है, अर्थात जो है दो कॉलम आपस में बराबर हो गए, अर्थात पूरी सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। दिस प्रूव्ड, यही जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 0 नहीं सिद्ध करना है इस बार 5 को देखना है। B + C है, Q + R है, अगला जो है Y + Z है। यहाँ पर दिया है नीचे C + A है, C + A है, AR + P है, Z + X, ये हमारा C + A था। A + B है, P + Q और X + Y। बराबर सिद्ध करना है 2। सारणी में A, B और C, P, Q और R, X, Y और Z, यह जो हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आ गया? और सिद्ध करना है, इस बात को जो है देखना है, सिद्ध करना है यही वाला हमको। पहले नंबर तो 2 के बारे में सोचो कि 2 कैसे लाएं। एक बात बताओ, इसको हम जोड़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा। इन सबको सोचो कि इस कॉलम को एक साथ जोड़ दोगे तो B, C, Q, R सब मिल जाएंगे। एक भी 2 बार नहीं आएगा। देखो B 2 बार आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। B 2 बार आ पाएगा क्या? C 2 बार आ पाएगा? नहीं। जब 2 बार नहीं आ पाएगा तो हम 2 कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब पंक्ति को जोड़ने की बात करो तो देखो, इसको ले चलकर जोड़ो, C 2 बार आ जाएगा। A जो है इसमें लेकर चलकर जोड़ोगे तो 2A हो जाएगा। इस B को ले चलकर जोड़ोगे तो 2B हो जाएगा। 2A 2B 2C हो जाएगा। 2 का अंतर हो जाएगा। बस समझ 2 जो है आ जाएगा। और जब 2 आ जाएगा तो हम सब में से जो है 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आया? मतलब हमको करना क्या है, R1 में जोड़ना है R1 को, R2 को और R3 को। इन नीचे वाले सभी मानों को ऊपर ले चलकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जब सबको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 1A और 1A कितने, 2A। पहले में लिखना है 2A। 1B और 1B कितने B बन जाएंगे, 2B। 1C और 1C कितने C बन जाएंगे, 2C। बात समझ आ गया? मतलब कहने का अर्थ ये है कि 2 कोष्टक में A + B + C बन जाएगा। बात समझ आ गया? उसी तरीके से इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो देखा Q और Q 2Q बन जाएगा, R और R 2R बन जाएगा, P और P 2P बन जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 2 कोष्टक में P + Q + R बचेगा। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2X + Y + Z। अब ये बताओ, इन सब में से 2 कॉमन हम ले लेंगे। पहला नंबर 1 तो सिद्ध हो जाएगा ना कि 2 आ गया। उसके बाद ABC के बारे में बाद में सोचेंगे, कहाँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। नीचे जो कहते लिख देना है C + A है, A + B है, ये जो है R + P है, और यहाँ पर P + Q है। यहाँ पर क्या है, Z + X ना, Z + X है और X + Y है। यह हमारा बन गया। एक बार बताओ, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 निकल जाएगा। एक बार बताओ, C + A को ले चलकर इसमें यदि मैं घटा देता हूँ, C + A को इसमें घटा देता हूँ तो मुझे क्या बचेगा, B। बात समझ आ गया? या हम ये भी कर सकते हैं, इसको लाकर नीचे यदि हम घटा देते हैं, C और A खत्म हो जाएगा। C और A खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, B। यहाँ पर हमको B ही चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा चलो ठीक है, अभी जो है 2 को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद से समझो। 2 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा A + B + C।
यहाँ बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा कि नहीं, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देना है। यह जो है c प्लस ए है, a प्लस बी है, यहाँ पर r प्लस p है, और यहाँ पर p प्लस q है, और यहाँ पर जो है हमारा z प्लस x है, और यहाँ पर x प्लस y है। हमको जो सिद्ध करना है हम उसको लिख नहीं रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि भाई चलो सिद्ध करना है, इसको हमको जो सिद्ध करना है, LHS को हम हल कर रहे हैं और RHS जो है हमें सिद्ध करके ला देना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमको चाहिए B, यहाँ पर चाहिए B और यहाँ पर चाहिए C। एक बात बताओ, इसको हम ऊपर वाले को लाकर नीचे यदि घटा देते हैं तो C से C खत्म हो जाएगा, A से A खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस B बचेगा। ये बताओ, इसी को लाकर इसमें मैं यदि घटा देता हूँ तो A से A खत्म हो जाएगा, B से B खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस C। यहाँ पर हमको C चाहिए। अरे भाई माइनस बचेगा तो हम माइनस बाद में कॉमन लेंगे, बात तो समझ में आया। इस तरीके से जो है हमको हल करना है। यहाँ बचा माइनस बी, यहाँ बचा माइनस सी, इन दोनों को फिर से इसमें जोड़ देंगे तो बी से बी खत्म हो जाएगा, सी से सी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए। समझ में आया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बी लाते हैं, अब माइनस बचेगा तो हम प्लस में कर लेंगे, उसको बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो खुद ही प्लस हो जाएगा, बात समझ जाएगा। देखो हमको जो क्या करना है, इस ऊपर वाले को लाकर इसमें यदि हम घटाते हैं तो ए से ए खत्म हो जाएगा, सी से सी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी। एक काम तो हम ये किए, एक काम किए कि हम R2 में परिवर्तन कर रहे हैं और R2 में हम R1 को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। दो काम एक साथ कर लेते हैं ताकि जो है हम जो है एक ही बार में सवालों को हल कर सके। अगला जो हम यही काम कर रहे हैं, R3 में जो है R1 को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। इसको लाकर इसमें भी घटा रहे हैं। तो भाई कहने का अर्थ है कि इन सबको जो है नीचे लाकर घटाना है, सिर्फ एक ही को थोड़ा नहीं लाना है। लेकिन एक को करेंगे दूसरा खुद रास्ता बन जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा, बात समझ में आ गया। तो मैं जो है यहाँ पर जो है इस सवालों को जो है हल करूँगा, बात समझ में आया। यह जो है हमारा सवाल है पहले का, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी के हिसाब से जो है हमको इसमें जो है परिवर्तन करना है। काम खत्म। यह तो दो तो रहेगा आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, इसको लाकर इसमें घटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस बी। तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस बी। यहाँ पर तो ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर है, पी प्लस क्यू प्लस आर है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, प्लस जेड है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। देखो यहाँ पर जब इसको लाकर नीचे घटाएंगे तो आर से आर खत्म हो जाएगा, पी से पी खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस क्यू ना, क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं। तो जब इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, पी से पी खत्म करेगा, आर से आर खत्म, तो माइनस क्यू बचेगा ना। तो यहाँ बच जाएगा माइनस क्यू। जब इसको लाकर घटाएंगे तो एक्स खत्म, जेड खत्म, तो क्या बचेगा, माइनस वाई। यहाँ बच जाएगा माइनस वाई। अब तो एक जो है R2 वाला काम खत्म कर दिए, R3 वाला जब इसको लाकर इसमें घटाएंगे तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे, और A से A खत्म हो जाएगा, B से B खत्म, तो माइनस C बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस C। देखो यही सिद्ध करना भी है, देखो B C सिद्ध करना है ना। जब इसको लाकर इसमें घटाएंगे तो P और Q खत्म हो जाएगा, तो माइनस R बचेगा ना। तो यहाँ पर बचेगा माइनस R। जब इसको लाकर इसमें घटाएंगे तो X और Y खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस Z। क्या यही हमको सिद्ध करना था। देखो B Q Y सी आर जेड। लेकिन यहाँ पर हमको ए चाहिए। ये बताओ, इसको ले चलकर जोड़ेंगे तो ए खत्म हो जाएगा, और इसको ले चलकर जोड़ेंगे तो सी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए। अर्थात पुनः हम वो काम करेंगे, R1 में जो है R1 को जोड़ेंगे, R2 को जोड़ेंगे और R3 को जोड़ेंगे, बात समझ आ गया। तो जब इन सबको जोड़ लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, इसको ले चलकर जोड़ो, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, बचेगा ए, यहाँ पर पी और यहाँ पर जो है एक्स, क्योंकि वाई से वाई खत्म, जेड से जेड खत्म हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ बचा माइनस बी, और यहाँ बचा माइनस क्यू, और यहाँ बचा माइनस वाई, यहाँ बचा माइनस सी, और ये माइनस आर और माइनस जेड। क्या इन तीनों में से हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं? इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमने जब के से गुणा, जब गुणधर्म पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि किसी एक ही पंक्ति में हम के से गुणा करते हैं, कोई भी अचर पद से गुणा करते हैं, तो जो कॉमन लेने की भी बात आती है तो किसी एक ही पंक्ति से हम कॉमन ले सकते हैं। बात समझ गए। तो बताओ, इस पंक्ति से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, और इस पंक्ति से भी -1 कॉमन ले सकते हैं। भाई दोनों में से हम ले सकते हैं ना -1। ऐसा नहीं कि एक ही -1 ले लेना, इसके लिए भी और इसके लिए भी नहीं। एक पंक्ति से एक हम कॉमन लेंगे, दूसरे पंक्ति से दूसरे वाले माइनस को हम कॉमन लेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर प्लस चाहिए। देखो ये तो सिद्ध हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमको प्लस चाहिए, यहाँ पर भी क्या चाहिए, प्लस।
इसलिए हम -1 कामन लेते हैं। और जब -1 कामन लेंगे तो एक -1 कामन ले लिए। अच्छा सोचो कि कहाँ से कामन ले, तुमको कुछ नहीं करना है। R1 है ना, R1 से R1 तथा R2 ना, R2 तथा R3 से -1 कामन लेने पर ना, उभयनिष्ठ लेने पर या कामन लेने पर, चलो कामन कर देते हैं, कामन लेने पर ना -1 कामन ले लेते हैं। तो यहाँ से एक -1 कामन ले लिए और यहाँ से भी -1 कामन ले लेंगे, तो ये सब जो बन जाएगा A, B और C, P, Q और R, और यह बन जाएगा X, Y और Z। अब मैं और आगे नहीं करूँगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 2 एकम में 2, तो ये बताओ 2 और यही वाला आ गया कि नहीं, LHS बराबर RHS। भाई एक लाइन और आगे बढ़ा लेना है, माइनस गुणे माइनस जो है +2 बन जाएगा, और सारणी में लिख लेना है A, B और C, P, Q और R, यह बन जाएगा X, Y और Z। हम कह देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS, दिस प्रूव्ड। बात समझ में आ गया। यह जो है इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 4.2 का 5वां क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलो इसको तो आगे बताता हूँ। लिखेगा देखिए कॉलम चालू कर दो। प्रश्न संख्या 6। देखो जी प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 5 तक कहा था कि भाई सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके जो है क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 6 से 14 तक भी सारणी का गुणधर्म का प्रयोग करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसका विस्तार भी करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या दिया है, इस बात को देखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 को जो है बहुत आसानी तरीके से हल कर लेना है। चाहो तो विस्तार कर दो, एक लाइन में समाप्त हो जाएगा आंसर, और न चाहो तो इसको समीकरण बनाकर हल करना पड़ेगा। बात समझ में आया, क्योंकि कहीं भी जोड़ोगे और घटाओगे ना तो कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है इसमें। देखो कुछ नहीं करना है, यह जो सारणी दिया है इसको 0 सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है, काम खत्म। एक बार बताओ, यह सारणी दिया है, इसको हम कुछ मान लेते हैं अपने मन में, जो है इसको मान लेते हैं कि x है, यह सारणी क्या है, x है, या हम डेल्टा से इसको दर्शा सकते हैं, डेल्टा बराबर यह सारणी, और इसी को हमको 0 सिद्ध करना है। ठीक है, कि इसका मान जो है 0 आएगा। तो बताओ डेल्टा का मान जब 0 आ जाएगा तो सारणी भी तो 0 ही होगी, कम खत्म। देखो इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा 0 a माइनस b माइनस a 0 और माइनस c b c और 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। बात समझ आ गया। अच्छा इसको सोचोगे कि भाई हम क्या करें, कैसे 0 सिद्ध करें। इसमें जो किसी को जोड़ोगे या घटाओगे तो मान में कोई फर्क ही नहीं पड़ने देगा। ये बात समझ आ गया। सोचोगे कि इसको ले चल कर जोड़े, तीनों को जोड़ो कोई फर्क नहीं, इधर से जोड़ो कोई फर्क नहीं, कुछ भी कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। और ये हम जानते हैं कि इस सारणी को, यह सारणी हो गई तुम्हारी जो है, यह जो है 1 हो गया, समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। एक बात बताओ, एक हम काम और कर सकते हैं। एक बात बताओ, सारणी से हमको मन करे जो कुछ भी कॉमन लेने को हम ले सकते हैं। बात समझ आ गया। एक बात बताओ, इसी सारणी में से मैं कहूँ कि R1 R2 R3 से -1 कॉमन लेने पर, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सारणी R1 R2 तथा R3 से -1 को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। मिल नहीं रहा है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। देखो इसमें जो है यहाँ से मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी जो है हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। बात समझ में आ रहा है, हमने जो है कॉमन ले लिया। हम कह देंगे इस सारणी के R1 R2 तथा R3 से -1 कॉमन लेने पर, या कह सकते हो -1 से गुणा करने पर तथा -1 से भाग करने पर, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह देंगे यहाँ पर
R2 R3 से, अच्छा C1 C2 C3 से भी कह सकते हो, -1 कॉमन लेने पर, काम कर देते हैं। एक बार बताओ, जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 गुणे -1 गुणे -1। इससे भी हम -1 कॉमन लिए, इससे भी -1 कॉमन लिए और इससे भी -1 कॉमन लेंगे तो 3 को माइनस निकलेगा ना। लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -a और यहाँ पर बन जाएगा +b, यहाँ बन जाएगा a, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर बन जाएगा c और यहाँ पर बन जाएगा -b और यहाँ बन जाएगा -c और यहाँ पर बन जाएगा 0। बात समझ में आ गया? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यह सारणी जो है बन गई हमारी, माइनस गुणे माइनस क्या बनेगा, माइनस। यह तो हमारा आ गया माइनस। अच्छा इधर इस साइड जो है मैं लिख रहा हूँ, समीकरण मैं 2 बना रहा हूँ। यह जो है गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो है आंसर किस में आएगा, माइनस में। एक माइनस बच गया, काम खत्म। अब जो है क्या बचा है यहाँ पर, 0 -a और क्या बचा है, b। उसके बाद से क्या बचा, a, उसके बाद से 0, उसके बाद से c, उसके बाद से -b -c और 0। एक लाइन, या जो ना हम जो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि समीकरण 1 और 2 को जोड़कर काम खत्म कर दें, सारणी का मान जो है क्या हो जाए, 0। लेकिन 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो घट जाएगा अपने मन में। तो यहाँ पर देख रहे हो माइनस है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कुछ नहीं तो साइड का मान क्या है, प्लस है। बात समझ आ गया? तो लेकिन एक और बात है, यदि हम a में से -a को घटाएंगे, a में से -a को घटाएंगे तो +2a होगा, 0 नहीं बन पा रहा है। तो एक और काम कर देना है, R1 देखो जो कॉलम है ना उसको पंक्ति में बदल दो, क्योंकि हम बताए थे तुम सबको कि सभी पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया जाए या सभी कॉलमों को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया? यदि सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो काम खत्म हो जाएगा इस बेचारे का। यह तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताओ, यह जो है कॉलम है तो ये स्तंभ पंक्ति बन जाएगा, तो 0 a और -b। यह जो है तो दूसरा बन जाएगा -a 0 और -c। यह बताओ क्या बन जाएगा, b c और 0। यह समीकरण नंबर 2 हो गया, काम खत्म। समीकरण 1 और 2 को देख रहे हो, समीकरण 1 और 2 ज्यों का त्यों है और समीकरण 1 जो है तुम्हारा प्लस में है और समीकरण जो 2 है माइनस में है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। समझ गया? तो लिखोगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। भाई देखो a 0 -b, a 0 a 0a -b -a 0 c -a 0 c और b c 0 आ गया क्या? यह और यह मान दोनों एक बराबर है, लेकिन यह प्लस में है और यह किस में है, माइनस में है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 डेल्टा और 1 डेल्टा, कितने डेल्टा, 2 डेल्टा। और जब इस साइड के मानों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। भाई समान संख्या में से समान संख्या को जोड़ने की बात कर रहे थे तो खुद ही घट जाएगा, माइनस से तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बताओ इसका मान गुणा में है तो गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, अर्थात 0, डेल्टा बराबर 0। और डेल्टा हम किसको माने थे, साड़ियों को माने थे, साड़ियों को माने थे। अर्थात इसको हम इस तरीके से सिद्ध करेंगे, LHS बराबर RHS, दिस प्रूव्ड। बात समझ आ गया? क्योंकि डेल्टा हम साड़ियों को माने थे और साड़ी को हमने 0 क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसमें 2 जो है समीकरण बनाना है, एक तो जो दिया है उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे नंबर जो है -1 जो है हम तीनों पंक्तियों में से कॉमन ले लेंगे, दूसरा नंबर की, और उसके बाद से जो पंक्तियों को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को पंक्ति में बदल देंगे तो तुम्हारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो पूरा सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 क्या हुआ, कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
माइनस ए का स्क्वायर ए बी और ए सी। अच्छा एक बात बताओ, इसको देखकर कुछ हो रहा है कि इन सब में ए कॉमन है, हम ए को कॉमन ले सकते हैं। आगे देखो, अगला देखो बी ए, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी सी। ये बताओ इसमें क्या कॉमन है, बी, हम बी कॉमन ले सकते हैं। आगे देखो सी ए, सी बी और माइनस सी स्क्वायर। और जो हमको सिद्ध करना है ना, 4 स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। एक एक काम करो, जहाँ से मन करे वहाँ से एक कॉमन ले सकते हो। भाई हम यहाँ से भी एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी बी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी सी कॉमन ले सकते हैं। अब एक बार में कोई एक ही लो। R1 से ए, R2 से बी, समझ में आया, तथा R3 से सी कॉमन लेने पर ना, कॉमन लेने पर उतना दूर न जाओ, इधर करो नहीं तो उधर फिर करना है। कॉमन लो तो ये बताओ, ए कॉमन ले लिए, बी भी कॉमन ले लिए और सी भी कॉमन ले लिए। इससे हम ए कॉमन लिए है तो ए स्क्वायर है, तभी भी ए बचेगा ना, माइनस ए बचेगा। ए खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी। ए खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सी। यहाँ से जब हमने क्या लिया है R2 से बी, तो बी खत्म तो क्या बचेगा, ए। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बी। और यहाँ से बी खत्म तो क्या बचेगा, सी। यहाँ से जब सी कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा माइनस सी। अब एक और बार कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन होगा ना। C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी। लिख सकते हो C1 से ए, C2 से बी तथा C3 से सी कॉमन लेने पर। समझ में आया, कॉमन लेने पर ले लिया जाए। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक, इस बात को भी याद रखना है। तो ए गुणे बी गुणे सी क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा ना, हो ए बी और सी। एक बार और ए कॉमन ले लिए, बी कॉमन ले लिया और सी, भाई ए बी सी कॉमन ले लिए। यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो एक एक एक, यहाँ पर माइनस एक बचेगा तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस एक फिर एक फिर एक। यहाँ से जब बी कॉमन लेंगे तो एक माइनस एक और एक, माइनस एक, हाँ एक माइनस एक और एक। जब सी में से कॉमन लेंगे तो एक एक माइनस एक, तो एक एक माइनस एक, ये हमारा बन गया। बात समझ में आया। एक काम छोटा सा और है, उसको कर लेते हैं। हमको 4 चाहिए, 4 को बाद में देखेंगे। पहले ए स्क्वायर लिख लूँ, बी स्क्वायर लिख लूँ और सी स्क्वायर लिख लूँ। एक बात बताओ, इसको ले चलकर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो यह एक से एक ख़त्म, एक से एक ख़त्म और एक एक 2 बन जाएगा। बात समझ गया। तो उसके हमको कोई मतलब नहीं, कम से कम तो 2 तो 0 आ गए ना। अब विस्तार करना क्या हो जाएगा, आसान, थोड़ा छोटा हो जाएगा। वही काम करने के लिए हमने किया है। R1 में हम किसको कर रहे हैं, R1 में जो है R2 को जोड़ रहे हैं। जोड़ दो, इसको ले चलकर जोड़ोगे 0, इसको ले चलकर जोड़ोगे 0 और एक क्या बन जाएगा 2। यह 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। अच्छा ये बताओ, जो सिद्ध करना है उसमें सारणी है नहीं ना, तो हमको तो इसको विस्तार करना ही पड़ेगा, मजबूरी है विस्तार करना। चलो कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। एक बार बताओ, 0 का विस्तार करते हैं ना। इसका बस विस्तार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस से होगा ना। थोड़ा बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, ये मत समझ लेना आबी हुआ है ना, ये बड़ा कोष्टक लगा रहे हैं इसके लिए। 2 प्लस में रहेगा। ये बताओ, यह खत्म तो 1 का गुणे 1 में 1 होगा, घटाना का चिन्ह लगा दो। 1 गुणे माइनस 1 क्या आएगा, -1। समझ में आ रहा है ना। और ये जो बड़ा वाला कोष्टक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, देखो ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, ये होता माइनस गुणे माइनस क्या होगा, +1। तो 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2 2 दूनी के 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। LHS बराबर RHS। दिस प्रूव्ड। बात समझ गया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 भी क्या हो गया, कंप्लीट।
देखो प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का जो है यह पहला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8 का पहला क्वेश्चन 1 1 1 ए बी और सी, फिर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, और जो सिद्ध करना है उसी को देखा जाता है। ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, और एक चाहिए हमको सी माइनस ए। देखो कभी भी याद रखना, गुणनखंड के रूप में देगा तो विस्तार तभी करना जब दो को हम प्रूव कर लें। ए माइनस बी ला दे और बी माइनस सी, चाहे सी माइनस ए ला दो, बी किसी दो को ले ला दो, ताकि जो है अगला जो है हमको गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसको विस्तार करोगे ना तो आंसर इतना ही आएगा, लेकिन वो गुणा के रूप में आएगा और उसके बाद से उसका गुणनखंड करना बहुत कठिन हो जाएगा। बात समझेगा? भी तो 3 है। तो देखो हमको आंसर को जो सिद्ध करना है उसी को देखना है। भाई ए माइनस बी चाहिए ना, तो ए में से बी को घटाएंगे, तो ए में से बी को कैसे घटाएंगे? इसको ले चल कर घटाएंगे तभी तो होगा। अगला जो है बी माइनस सी चाहिए, तो बी में से सी को घटाएंगे, तो इसको ले चल कर घटाएंगे तभी ना होगा। देखो आंसर बता रहा है कि हमको क्या करना है, जो सिद्ध करना है वही बताएगा हमको कि हमको करना क्या है इस सवाल में। बात समझा गया? तो ये बताओ हमको बी ए माइनस बी चाहिए ना, ए में से बी को घटाएंगे ना, तो कहाँ से घटाएंगे? इधर उधर से घटाएंगे थोड़े ना, इसी को ले चल कर घटाएंगे। अर्थात पहले नंबर तो R1 में से हम किसको घटाएंगे? R1 में से R2 को घटाएंगे। एक साथ दो काम कर लो भाई, बी में से सी को भी घटाना है ना, बी माइनस सी चाहिए, तो बताओ ये बी है, इसमें सी को घटाना है, इसी सी को ले चल कर घटाएंगे। अर्थात हम R2 में भी परिवर्तन करेंगे और R2 में जो है हम R3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बात समझा गया? एक साथ काम हो गया। एक और चाहिए सी माइनस है, तो इसको हम बाद में करेंगे, अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सारा काम फेल हो जाएगा। ठीक है, देखो घटाते हैं, इसको ले चल के घटाते हैं, क्या हो जाएगा? 0। इसको घटाएंगे तो ए माइनस बी, और इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि दिमाग लगाओ तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, या एक कोष्टक में ए माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं। इसको जब घटाएंगे तो बन जाएगा 0, और ये घटाएंगे तो बी माइनस सी, और ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यह 1 सी और सी स्क्वायर। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। जो हमको सिद्ध करना है वही हमको बताता है कि हमको क्या करना है। बात समझ में आया? देखो 0 में कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 0 में चाहूँ तो लिख सकता हूँ ए माइनस बी गुणे, यही लिख सकता हूँ, अर्थ कॉमन ले सकता हूँ, काम खत्म। इसीलिए जो है 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो बताओ मैं लिख दूँ 0 गुणे ए माइनस बी। देखो यहाँ पर 0 था, हम 0 में से देखो 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 गुणे ए माइनस बी हम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं, ए माइनस बी निकाल लेंगे। बात समझ में आया? तो इसीलिए अब से याद रखना कि 0 में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। समझना कि 0 जो है सबका बाप है, जिसमें से निकालना कुछ भी निकाल सकते हो। बस कुछ भी निकाल लो, जो मन में आए वो निकाल लो इससे। और ये जो है a माइनस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का नियम है, एक कोष्ठक में a प्लस बी या एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो ये बन जाएगा एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। बात समझ में आ गया? और यहाँ पर जो है हमको 0 है, अब यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर b माइनस सी है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो एक कोष्ठक में b प्लस सी हो जाएगा, एक कोष्ठक में b माइनस सी। आगे जो है 1 है, c है और c स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, इसमें से जो है R1 से a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। R2 से जो है हम क्या b माइनस सी भी कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों काम एक साथ कर देते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लिए और एक कोष्ठक से b माइनस सी कॉमन ले लिए R2 से, बस काम खत्म। अच्छा, इसको सोचोगे कि लिखे कि ना लिखे, भाई लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये तो c है। यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो b प्लस सी बच जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए b प्लस सी, और नीचे जो है हमारा c स्क्वायर। देख रहे हो? अब विस्तार कर दो। अब जो है कुछ सोचो मत, अब ये मत सोचो कि c माइनस ए हमको कहाँ से लाएं, भाई मत लाओ, लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका विस्तार कर दो, विस्तार कर दोगे तीसरा वाला आ जाएगा। हमको जो यदि 3 जो है गुणनखंड के रूप में दिया है तो 2 को हल कर दो, उसके बाद से तीसरा के लिए विस्तार। 4 यदि गुणनखंड के रूप में दिया है तो कोशिश करो 3 तक, 3 तक जो है कर लो, चौथे के लिए मैं विस्तार कर दूंगा। बात समझ गया? ये बताओ किसके प्रति विस्तार करेंगे? C1 के प्रति। ये बताओ प्लस माइनस से प्लस होता है ना, ये बताओ 0 0 को करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस 1 के प्रति हम विस्तार कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी, एक बन जाएगा b माइनस सी,
और A1 के प्रति करेंगे तो बड़ा थोड़ा कोष्टक लगा देता हूँ +1। ये बताओ यह लाइन खत्म हो जाएगी, यह लाइन खत्म, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो बताओ 1 का गुणा करेंगे B में तो B + C होगा। ये बताओ इसको इसमें गुणा करके घटाते हैं तो देखो घटाएंगे तो -1 का गुणा A में करेंगे तो A होगा, 1 का गुणा B में करेंगे तो ये B होगा। और माइनस जो है दोनों के लिए होगा, माइनस सिर्फ A के लिए नहीं होगा, माइनस A के लिए भी होगा और B के लिए भी होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो अब जो है इसको जो है हल कर लेते हैं। B से B क्या हो गया खत्म, तो बच जाएगा C - A, तो ये हमारा बचेगा A - B और ये जो है बचेगा B - C और एक कोष्टक में C - A। ये बता यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना है ना। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है इसको इसमें गुणा करेंगे तो B + C होगा, कोई दिक्कत है। घटाएंगे इसका इसमें गुणा करोगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A + B होगा। अब ये बताइए माइनस जो है जब हटाएंगे कोष्टकवा तो -A हो जाएगा और -B हो जाएगा, तो ये -A हो जाएगा और -B हो जाएगा। इसी को मैंने डायरेक्ट थोड़ा लिख दिया, ठीक है। B से B खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या C - A। 1 से गुणा करेंगे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे पहले एक गुणा के रूप में पड़े हुए हैं, अर्थात यही हमको सिद्ध करना था A - B, B - C और C - A। बात समझ आ गया। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 8 का पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस समझ गए। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।